हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा ये फॉर्मूला लिखे थे ना, 1/λ इक्वल टू RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। RH हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू 1.97 इंटू 10⁻7 पर मीटर। हाँ बोलो है? तो जेड को 1 मान लिए थे, ये हाइड्रोजन के लिए। एच मतलब क्या हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए आ गया। वहां पर माने थे ना, जेड को 1 मान लिए थे। चलिए तो ये चीज हम आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जैसे कि लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैक्ट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फी सीरीज। 6 सीरीज के बारे में हम बताएंगे। तो ये फॉर्मूला तो हमने आपको प्रूफ करा दिया है, बता दिया है। इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग आगे बनाएंगे। इससे पहले हम लोग 6 सीरीज को पढ़ लेते हैं। उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, ये सारा चीज। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा। सर ये क्या बना दिए जिलेबी। अमृति है, जिलेबी नहीं है, अमृति है। ये है न्यूक्लियस। प्लस वाला क्या है, न्यूक्लियस। और ये देखिए ये हो गया N1, ये N2, N3, N4, N5, N6 और N7। ठीक ना। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा नाम भी लिखते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, क्यू सेल। अगर कहीं से भी लाइन जो है अगर फर्स्ट पे आता है, जैसे दूसरा से पहला पर आए, तीसरा से पहला पर आए, चौथा से पहला पर आए, पांचवा से पहला पे आए, छठा से पहला पर आए, सातवां से पहला पर आए या इन्फिनिटी से पहला पर आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। ये होगा आपका LYMAN, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज हम अलग लिख देंगे, है ना। लाइमन सीरीज इसको कहा जाता है। अगर कहीं से भी लाइंस कहां पे आए, पहला पे, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, लाइमन सीरीज। ठीक है, दूसरा समझिए। हरा वाला चलेगा इस पे। अच्छा इसे, अगर कहीं से भी लाइन जो है दूसरा पर आए, उसको हम लोग बोलेंगे बाल्मर सीरीज। कहीं से भी लाइन अगर दूसरा पर आए तो इसको हम लोग बोलेंगे बाल्मर सीरीज। ये हो जाएगा बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। कहीं से भी लाइन आएगा तो दूसरा पर, तो वो क्या कहलाएगा, बाल्मर सीरीज। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। अगर कहीं से भी लाइन आ जाए किस पे, थर्ड पे, थर्ड पे ना, तो इसका नाम क्या होगा, पाश्चन सीरीज। ये कहलाएगा पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज। कहीं से भी लाइन अगर तीसरा पर आता है तो वो हो जाएगा पाश्चन सीरीज। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, उसके बाद ब्रैक्ट सीरीज, यही ना। तब आएगा
कौन कौन कौन, ये वाला। ये हो गया ब्रैक्ट सीरीज। ब्रैक्ट सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैक्ट सीरीज, और एक होता है फंड सीरीज। फंड सीरीज और एक हो जाएगा हम्फ्री सीरीज। इसको पहले बनाइए तो, पहले इस चित्र को बनाइए। जल्दी फटाफट। फास्ट नोट करिए। लिख देते हैं लाइमन सीरीज, फिर है बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैक्ट सीरीज,
subtract series, find series, Humphrey series। ये इतना सीरीज है। हो गया, ये मिटा इसको, ये मिटाते हैं। चलिए अब लिखिएगा, इसमें पहला नाम लिखिए लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में N1 1 होगा और N2 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। अब इसमें हम लोग देखते हैं ए नंबर है फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N1 हो जाएगा 1 और N2 हो जाएगा 2। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N1 1 और N2 हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर एच। 1 बाई N1 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आर एच 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4, 4 में से गया 3, मतलब ये आ जाएगा 3RH/4 हो जाएगा, 3RH/4। इसलिए लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लेमडा में ये उल्टा हो जाएगा, अब ये 4 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 3RH। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 4/3 इंटू 1.097 इंटू 10 का पावर 7 है ना, पर मीटर है। अब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप भाग दीजिए, ये हो जाएगा 4 में भाग दिए, फिर भाग दिया जाएगा 1.215 इंटू 10 का पावर -7 मीटर, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1215 गुना 10 का पावर -10 मीटर, या फिर स्ट्रम कह सकते हैं। तो लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगा वो 1215 एंगस्ट्रम का होगा। ठीक है, एक एंगस्ट्रम में 10 का पावर -10 मीटर होता है, इसको हटा दीजिए तो 1215 एंगस्ट्रम हो जाएगा।
दूसरा बी नंबर है फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n11 और n2 हो जाएगा इनफिनाइट, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1/λ इक्वल टू RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, मतलब 1/λ किसके बराबर आ गया, RH के। इसलिए इसलिए लैम्डा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, RH, यानी 1/1.097 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। अब ये आप भाग देंगे इसमें तो 912 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 0.912 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 912 गुना 10⁻⁻10 मीटर या 912 एंगस्ट्रम। ये हो गया मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और ये हो गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो पूछा जाएगा आपसे कि लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना है, तो 1215 एंगस्ट्रम, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना है, तो 912 एंगस्ट्रम। और ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, तो ये जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। ठीक है, लाइमन सीरीज कहां पे लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। यहां लिख देते हैं हम, दिस सीरीज will lie in ultra violet region, this series will lie in ultraviolet region। नोट करिए जल्दी फटाफट। ये सीरीज कहां पे लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। चलिए अब लिखते हैं हम लोग लाइमन सीरीज के बाद बाल्मर सीरीज को। कौन सा सीरीज होगा, बाल्मर सीरीज। ये दूसरा बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में n1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n2 3 4 5 इनफाइनाइट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n1 आ जाएगा, n1 आ जाएगा 2 और n2 आ जाएगा 3। यहाँ पर तो ये 2 हो जाएगा और ये इंफिनिटी पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कलाकारी करते हैं इसको, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, ये 9 का 36, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 36 चला गया ऊपर और 5 RH नीचे, 36 ऊपर और 5 नीचे। गुना भाग करना है केवल, गुना भाग कर देते हैं। ये हो गया 36 में भाग दिए 5, फिर भाग दिए 1.097, यह जाएगा 6.563, यानी 6563 एंगस्ट्रम। 6563 एंगस्ट्रम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। और ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो RH/4, ये हो गया RH/4, 4/RH हो जाएगा। हो जाएगा 4 में भाग दिए 1.1097, यह जाएगा आपका 3.646, मतलब 3646 एंगस्ट्रॉम। और ये कहाँ पे लाई करेगा, तो विजिबल रीजन में, लाई इन विजिबल रीजन। चलिए फटाफट ये विजिबल रीजन में टाइप करेगा। हो गया। ये अब तीसरा निकालिए, क्वेश्चन सीरीज। थर्ड आइए आप लोग, क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 टू इनफिनिट। इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में ये N2 हो जाएगा कितना 3, N1 3 और N2 हो जाएगा 4। अब सॉल्व करना है इसको, 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 144, 16 में से 9 गया 7 9 7, ये उल्टा हो जाएगा 144 और ये 7RH 144 और 7, इसको आप गुना भाग करिए, ये आपका जाएगा कितना, गुना भाग करिएगा तो 144 में भाग दिए 7 से, फिर भाग दिए 1.097 से, यह जाएगा 18.752, मतलब 18,752 एंगस्ट्रम, 52 एंगस्ट्रम। अब आइए इसमें, ये हो जाएगा और यहाँ पर रख देंगे कितना, 3 का स्क्वायर और इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये हो जाएगा RH/9, क्या हो गया, RH/9 हो जाएगा, 9 चला जाएगा ऊपर और RH नीचे, नौ में भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 8.204, यानी ये 8204। ये कहाँ पे लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन में, IR रीजन, IR रीजन में ये लाई करेगा। ठीक है, ये है बाल्मर सीरीज, ये पास्टन सीरीज। 18,752। 4 नंबर होगा बाल्मर सीरीज के बाद लाइमन सीरीज और पास्टन सीरीज के बाद ब्रैक्ट सीरीज, ब्रैक्ट सीरीज।
अ, ब्रैक्ट सीरीज N1 हो गया 4 और N2 हो गया 5 6 7। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 16 और 25। 16 और 25 कितना 900 ना। सॉरी 400। 16 गुना 25 400 और ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 400 बाई 9। ये आ जाएगा 40.515 40,515 15 एंगस्ट्रम। 4 का स्क्वायर हो गया 16। चौदह 14.585 14,585। अब ये सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में था, पाल्मर सीरीज विजिबल में था, बाकी जितना भी ये सब इंफ्रारेड रीजन में होगा। हो गया।
हो गया। बाल्मर सीरीज, ब्रेक सीरीज का हम्फ्री सीरीज निकालिए। हाँ, अब क्या है, ब्रेक सीडी के बाद पांचवा पी फंड सीरीज, इसमें ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 7, ये सब है ना, 6 7 8 9 अप टू इनफिनाइट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। यहाँ लिख दीजिए 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। 25 और 36, 900 ना। 25 में 36 में से 25 गया तो 11, ये आ जाएगा 900 और 11। बना दीजिए। नौ सौ में भाग दिए 11 से, फिर भाग दिए 1.097, ये आ गया 74.584, 74,584। चीज में भाग दीजिए 1.097, 22.789, 22,789।
हो गया। और लास्ट है 5th नंबर 6th नंबर, हम्फ्री सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 6 और 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 36 और 49। 1764, 13 RH। ये हो जाएगा 1764, ये 13 हो जाएगा। अभी आ जाएगा 1764 में भाग दिए 13 से, फिर भाग दिए 1.097, यह आ जाएगा 123.694, 694। और ये तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। तो ये था 6 सीरीज का मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ का कैलकुलेशन। तो लाइमन सीरीज जो होगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में चला गया, जो हम लोग को दिखाई नहीं देगा। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आया, जिसके कलर को हम लोग देख सकते हैं, विजिबल रीजन में है। और बाकी जितना भी ये सब इंफ्रारेड रीजन में आया, ये सब भी हम लोग देख नहीं सकते। तो एक ही है बाल्मर सीरीज जिस जो विजिबल रीजन में लाई करता है और जिसको हम लोग देख पाते हैं, जिसके कलर को देख पाते हैं। तो ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स है इसमें। हो गया। हो गया।
देखिए, तो यहाँ पे आइए, अगर हम लिखते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, तो इसमें जो है, ये जो है इसका N1 1 होगा और N2 जो होगा वो 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, यही ना। अप टू इंफिनिटी होगा। और ये कहाँ पे इस लाई करेगा जी? ये तो यूवी रीजन है ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। अगर हम लिखते हैं बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, तो इसका जो होगा N1 2 होगा और N2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी होगा। और ये विजिबल रीजन में लाई करेगा। तीसरा पाश्चन सीरीज ना, पाश्चन सीरीज, इसमें जो है N1 कितना होगा? 3 होगा और N2 जो होगा वो 4 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी होगा। और ये IR रीजन में लाई करेगा। चौथा है ब्रैक्ट सीरीज, ब्रैक्ट सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैक्ट सीरीज। N1 हो जाएगा 4 और N2 हो जाएगा 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट। ये भी कहाँ लाई करेगा? IR रीजन में। पांचवा फंड सीरीज, इसका N1 हो जाएगा 5 और N2 हो जाएगा 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी। ये भी कहाँ लाई करेगा? इंफ्रारेड रीजन में। और छठा है हम्फ्री सीरीज, ये इसका N1 हो जाएगा 6, N2 हो जाएगा 7 8 9 अप टू इंफिनिटी। ये भी कहाँ लाई करेगा? इंफ्रारेड। नोट कर लीजिए इसको। नीचे कंक्लूजन में कंक्लूजन है ये कि इतना चीज हम लोग पढ़ लिया है, इसमें याद रखना है यही सब। कभी कभी बीच में ही पूछ देगा कि फंड सीरीज का N1 कितना होगा। याद रहेगा कि फंड सीरीज का N1 कितना है? 5 है और N2 कितना हो जाएगा? तो 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो जनरली ये वाला जो है ना, पहला वाला ध्यान में रखना होगा क्या होता है। तो ये कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर देखें। ये तो आप लोग लिख ही लिए हैं, है ना? मिटा दे। अब हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे आप लोग हेडिंग डालिएगा एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन एनर्जी। हेडिंग डालिए एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन लिखिएगा इसका।
लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय an electron so as to raise it it from from a lower energy level to higher energy level is called excitation. It's called excitation, and the energy required required is called excitation energy. Is called excitation energy. किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लीजिए कि एक एटम है और ये एक एटम आप देख रहे हैं, ये n=1 है, n=2 है और n=3 है, मतलब k सेल है, l सेल है और m सेल है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि पहला ऑर्बिट में घूम रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा करके दूसरा ऑर्बिट में अगर हमको ले जाना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, एनर्जी देना होगा, और एनर्जी देंगे तब ये लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करके जाएगा। तो यही जो एनर्जी दिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। यानी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड is called excitation energy. And phenomenon is called excitation. And phenomena is called excitation. ने लिखवाया कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन so as to raise it from a lower energy level to higher energy level is called excitation, and the energy required is called excitation energy. यानी एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में घूम रहा था और इसको कूदा करके हायर एनर्जी लेवल में ले जाना है, तो वहां पे एनर्जी हमको देना होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वही लिखे, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी एंड फेनोमेना इज कॉल्ड एक्साइटेशन।
हो गया। अब बताइएगा, मिटाए ऊपर में ये। अब आप बताइए कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन एटम है और ऑर्बिट प्रथम है, फर्स्ट है, तो उसका एनर्जी कितना होगा? तो E1 हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लिखवा है ना? बोलिए E2 कितना होगा? E2 बोलिए कितना होगा, लिखवाए हुए हैं? हाइड्रोजन में कितना E2 है? अरे -13.6 इंटू जेड है, Z²/n² होगा ना? लिखवाए तो हैं सब। -3.40, यही ना? ठीक है, तो E2 हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 बताइए कितना हो जाएगा आपका? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना होगा? E4 कितना हो जाएगा? तो E4 आपका हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना होगा? अब जरा समझिए कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन को पहला में से कूदा के दूसरा में ले जाना है तो कितना एनर्जी देना होगा, कैसे निकलेगा? तो आप पहला से दूसरा में ले जा रहे हो ना, जंप करा के, तो वहां पर अगर डेल्टा ई आप निकालते हैं, पहला से किस पर ले जा रहे हैं? दूसरा पे। तो E2 माइनस आप E1 करिएगा, यही ना करिएगा? तो E2 माइनस E1 यानी -3.4 माइनस, फिर ब्रैकेट में -13.6, यानी ये हो जाएगा -3.4 अब +13.6, बताइए तो कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, तब इलेक्ट्रॉन पहला से जंप करके कहां जाएगा? दूसरा पे जाएगा। अगर हमको पहला से तीसरा पर ले जाना हो तब क्या करेंगे? तो E3 माइनस E1 करेंगे, तो E3 कितना है? -1.51 माइनस, और E1 हो गया -13.6। देखिए तो ये -1.51 अब +13.6, बताइए तो कितना हो जाएगा घटा के? फिर अगर आपको ले जाना होगा कहां से, तो चौथा से, मतलब ये पहला से चौथा पे, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा -0.85 -13.6, ये हो जाएगा -0.85 अब +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी निकाल दीजिए, नोट करिए फटाफट इसको जल्दी। ये सब होगा एक्साइटेशन एनर्जी। इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है ये सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है, और ये थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगा। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी और थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी।
हो गया। अब हेडिंग डालिएगा आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग the process of knocking an electron out of the atom is called is called ionization, is called ionization। ठीक है, आयोनाइजेशन। एंड एनर्जी, the process of knocking an electron out of the atom is called ionization, and energy required for removal of an electron out of the atom is called ionization एनर्जी। साफ स्पष्ट लिख दिए है कि द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग एन इलेक्ट्रॉन out of the atom is called ionization, and energy required for removal of an electron out of the atom is called ionization energy। ठीक है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने वाला घटना जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। और जो एनर्जी इस काम के लिए यूज किया जाता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सीधी सी बात है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं, और जो एनर्जी इस काम के लिए दिया जाता है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, या गौर से समझिएगा इस बात को। पहले इस डेफिनेशन को लिखिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो, इसको मिटाएंगे। तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। और जितना एनर्जी देंगे उस काम के लिए, आयोनाइजेशन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मिटाएं इसको, बोलो। अब इसको थोड़ा सा एक चीज देखोगे यहाँ पे, एक एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा था, ये लोअर पोटेंशियल पे है, न्यूक्लियस है, इसको हम लिखेंगे कि ये कहां पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक ना, ऐसा कुछ बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये लोअर पोटेंशियल है।
लोअर पोटेंशियल पे है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर है, तो लोअर पोटेंशियल पे है। इसको हमने क्या किया कि एनर्जी दे करके और इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां ला दिया, और ये जो है हायर पोटेंशियल हो गया। हायर पोटेंशियल कहने का मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर था, अब हमने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर भगा दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर भगा दिया, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन अब इस एटम के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला गया कि नहीं चला गया। अगर किसी सिस्टम को इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो सिस्टम के लिए वो इलेक्ट्रॉन मर गया, खत्म हो गया, इनफाइनाइट पे चला गया, वो किसी काम का नहीं रहा इस एटम के लिए। बात समझ में? तो हम लोग बोलेंगे कि अब ये इनफाइनाइट पर चला गया, हायर पोटेंशियल पर चला गया ये। तो इस काम के लिए जो एनर्जी दिया गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस एटम के इस पेरिफेरी पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा कि नहीं होगा? ये समझते हैं आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अरे भाई, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है ना, तो जब खींचेगा तो यहां पर भी उस अट्रैक्शन फोर्स का प्रभाव दिखाई देगा। यानी न्यूक्लियस खींच रहा है अंदर के तरफ, हम इसको बाहर की तरफ लेके भगा रहे हैं, मतलब ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के खिलाफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी हम लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख दीजिए सीधे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक ना। और इसको यहां लेकर चले आए। अब जरा सोचिए कि इस ऑर्बिट का एनर्जी मान लीजिए कि En है, टोटल एनर्जी कितना है इसका, En मान लिए, जिसमें ये घूम रहा था, और इसको हम दिए आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आ गया ई इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर आ गया, मतलब कि उसका एनर्जी ई इंफिनिटी हो गया। तो हम लिखेंगे कि ई इंफिनिटी कितना के बराबर हो जाएगा, En प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई ये इंफिनिटी पर आया, पहले En एनर्जी में घूम रहा था, और जब इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दिए तो ये यहाँ भाग गया, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये ई इंफिनिटी इक्वल टू En प्लस क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब इंफिनिटी पर एनर्जी जो होता है हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो। क्यों जीरो कहा जाता है ये बात फिर समझ लीजिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के बाहर निकल गया तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस सिस्टम के लिए क्या हो गया, जीरो हो गया। कोई मतलब अब नहीं है इस इलेक्ट्रॉन का इस एटम के लिए, इस एटम के लिए उसका कोई महत्व नहीं। मान लीजिए कि कोई आदमी कांग्रेस पार्टी में नेता था, कुछ ऐसा हुआ कि वो कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो उस नेता के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अब उस नेता का कोई महत्व नहीं है, उसका एनर्जी कोई कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगा। अब वो किसके लिए काम करेगा, बीजेपी के लिए काम करेगा। बात समझ में आया? वही सिचुएशन यहाँ है, जब इसको ये छोड़कर बाहर भाग गया तो अब इसके लिए इसका एनर्जी क्या हो गया, शून्य हो गया। बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, शून्य लिखेंगे, ये बोर्स के द्वारा बोला गया था। तो अब ये जब शून्य मान ही लिए तो जीरो इज इक्वल टू En, अब प्लस क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस En लिख दीजिए, या En इज इक्वल टू माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी लिखिए, जो बोलिए। तो अब जरा सोच लीजिए, यही अब आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी को ये E1 E2 E3 E4 लिख दिए, अब इसी को लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 क्या हो जाएगा बोलिए, यही प्लस साइन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वहां निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। अगर लिख दिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ये सब नोट करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर लिख दिए आयोनाइजेशन एनर्जी 3, ये हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही लिख दिया आयोनाइजेशन एनर्जी 4, ये हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करिए फटाफट पूरा। तो हम लोग इस चीज को पढ़ लिए। अगले क्लास में यही तक रोकते हैं हम, अगले क्लास में बाकी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कल, अगर कल हो सकता है क्लास हो, उसमें अब पढ़ाएंगे।